गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जब वीडियो देखें तो उसको पूरा देखें और इसको लाइक करना ना भूलें ताकि आपके ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो। हमारे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गोंड जनजाति किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रही थी, किस प्रकार से उन्होंने औजार और विभिन्न प्रकार के यंत्रों के द्वारा आखेट किया था। आज हम जो पढ़ेंगे उनके घरों का अध्ययन करेंगे। गोंड जनजाति किस प्रकार के घरों में रहती है, उनका निवास गृह कैसा होता है। आइए आगे, हमारा जो आज का टॉपिक है गोंड जनजाति से ही रिलेटेड है। गोंड जनजाति का निवास गृह। गोंड जनजाति जो होती है वो पल्ली अथवा नगले में निवास करती है। आप यहाँ का मुख्य बिंदु देखिए, गोंड, नगले, पल्ली और छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। यहाँ पल्ली का अर्थ होता है कि इनके जो गांव होते हैं वो एक ही समुदाय और अलग अलग बिखरे हुए प्रकार के पाए जाते हैं। गोंड, नगले, पल्ली और छोटे छोटे गाँव में रहते हैं। ये जो पल्ली अधिवास है ये हमारी आगे आने वाली कक्षाओं में मानव अधिवास के अंदर इसका विस्तृत वर्णन भी दिया गया है। इसके पश्चात जिस स्थान पर ये आवास बनाना होता है उसका ये लोग शगुन निकलवाते हैं। चूंकि ये भी एक जनजाति है तो ये अंधविश्वास में बड़ा यकीन करते हैं, इसलिए वैसे ये यहाँ पर एक शगुन यानी मुहूर्त निकलवा के उस घर का निर्माण करवाते हैं। उस जगह पर शगुन निकलवा के प्रवेश करते हैं। घर प्रवेश का उत्सव मनाते हैं, यानी जब शगुन निकाल लिया जाता है उसके पश्चात वहाँ पर एक उत्सव बनाते हैं। सभी जो समुदाय के लोग होते हैं वो इकट्ठे होकर के वहाँ पर नाच गाने का और विभिन्न प्रकार का आयोजन करते हैं। और जहाँ पर ये घर बनाते हैं वहाँ पर देखो आपको एक पॉइंट दिख रहा है, बलि। वहाँ पर बलि दी जाती है। गोंड जनजाति, आपको मैंने एक पहली बलि पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जब यह दीपा कृषि करते हैं तो वहाँ पर जब खेत की जुताई होती है फावड़े से उसको खोदा जाता है, उसके बाद में भी वहाँ पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए फसल अच्छी हो उसके लिए भी एक बलि दी जाती है। अब जो एक और बलि है वो यहाँ पर भी दी जा रही है। जब इनका घर बनकर बनाने के लिए तैयार करते हैं तो वहाँ पर भी बलि देते हैं। कौन से जानवर के देते हैं ये क्लियर करते हैं। यहाँ पर बलि दी जाती है बत्तख व मुर्गे की बलि दी जाती है। बत्तख व मुर्गे की बलि दी जाती है। अब हमारे जहन में आता है कि उस बलि का क्या करते हैं, तो आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि वहाँ की बलि और यहाँ जो बलि दी जाती है इसका ये भोजन के रूप में भी, खाने के रूप में भी उसका प्रयोग करते हैं। यानी ये जो बलि है इसको ये स्वयं और आपस में सभी समुदाय में बांट करके खाते हैं। उसके बाद में इनके जो मकान होते हैं वो घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि गोंड जनजाति के निवास गृह किस प्रकार ये बनाते हैं, उसकी क्या क्या सामाजिक विशेषताएं हैं। इसके बाद में हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा औजार व बर्तन। इनके जो औजार होते हैं वो स्थानीय कारीगरों के द्वारा ही बनाए जाते हैं और काफ़ी औजार ये खुद ही बना लेते हैं। जैसे अगर मैं लकड़ी के औजारों की बात करूं तो लकड़ी के औजार ये खुद बनाते हैं, लेकिन जो लोहे के औजार हैं, लोहे के औजारों के बनाने के लिए इनके गाँव में एक लोहार होता है जो इन औजारों को बनाने का काम करता है। यानी लोहार के द्वारा यह सब औजार बनाए जाते हैं। कौन कौन से, जैसे फावड़ा हो गया, जैसे खुरपी हो गया, ये जो भी लोहे के उपकरण औजार जो ये लोग खेतों में काम में लेते हैं उनको बनाने के लिए यहाँ लोहार होता है। और जो लकड़ी के औजार होते हैं उनको बनाने के लिए स्थानीय कारीगर या फिर स्वयं के द्वारा भी बनाए जाते हैं। इन लोगों के अंदर दरिया जो होती है बैठने व सोने में भी काम में ली जाती है और विभिन्न प्रकार के कारीगरों और अन्य स्थानीय कलाकारों के द्वारा स्वयं ही औजार बनाए जाते हैं। एक बार आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा गोंड जनजाति की समाज व संस्कृति के बारे में। जैसे हमने पुरानी जो जनजातियाँ पढ़ी थी अभी तक, बुशमैन, एस्किमो, भील, उनकी भी सामाजिक संस्कृति पढ़ी थी। उनकी सामाजिक संस्कृति से काफ़ी कुछ मिलती जुलती भी है और काफ़ी कुछ भिन्न भी है। मिलती जुलती के अंदर क्या है कि यह लोग भी पितृसत्तात्मक समाज में निवास करते हैं, यानी यहाँ पर भी जो पिता होता है वो परिवार का मुखिया होता है। इसके पश्चात में संपत्ति उसके पुत्र में, यानी जो पिता होता है उसकी
मृत्यु के पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो संपत्ति होती है उसके पुत्रों में बराबर बराबर मात्रा में बांट दी जाती है। इनका जो परिवार होता है उसके अंदर जो परिवार का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है, यानी परिवार का जो बुजुर्ग होता है वो उस परिवार का मुखिया होता है। बुजुर्ग परिवार का मुखिया होता है, यानी वो ही जो डिसीजन लेता है, सारे उनको पालना, जो पीछे का पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी पालना की जाती है। इसके पश्चात यहाँ पर कुछ विवाह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से इनका विवाह का आयोजन किया जाता है। इन लोगों में विवाह की कुछ विधियाँ हैं। पहली विधि जैसे सेवा विवाह, सेवा विवाह। दूसरी विधि है इनके अंदर विनिमय विवाह, विनिमय विवाह। फिर है हरण विवाह। हरण विवाह के अंदर ये लड़की का हरण कर लेते हैं और तत्पश्चात उससे विवाह किया जाता है, जो हरण विवाह। और एक है विधवा विवाह, विधवा विवाह। विधवा विवाह का भी इनमें प्रचलन है। जनजाति है उसके बावजूद भी विधवा विवाह का प्रचलन है। सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह। विनिमय विवाह के अंदर ये वहाँ पर कुछ वस्तु या फिर मुद्रा को देकर के लड़की को लिया जाता है और उससे शादी की जाती है। यानी जो पिता का, जो वर का पिता होता है वो कन्या के पिता को कुछ वस्तु या फिर कोई मूल्य देता है और उस लड़की को खरीद करके शादी की जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया विनिमय विवाह। हरण, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह। अब एक इनके मुख्य है कि विवाह के अंदर इनका जो पर्टिकुलर एक जगह पर ये शादी करते हैं। जैसे कोई भी प्राकृतिक स्रोत हो, प्राकृतिक स्रोत के समीप ही इन लोगों का विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है। प्राकृतिक स्रोत के समीप, कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत? या तो ये किसी भी जल स्रोत के समीप, यानी या तो कोई तालाब हो गया, आसपास में कोई नदी हो गई, ऐसी जगह पर इनके विवाह का आयोजन किया जाता है। तो प्राकृतिक स्रोत में जल स्रोत सबसे महत्वपूर्ण रखता है। अथवा जल स्रोत के अलावा भी ये जो शादी करते हैं वो आम के पेड़ के नीचे, यानी जो आम का वृक्ष होता है उसके नीचे भी विवाह का आयोजन किया जाता है। आम के वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे भी विवाह का आयोजन किया जाता है। और जो दूसरे प्रकार के अनिष्ट होते हैं, यानी कोई आपदा ना आ जाए, किसी प्रकार की कोई विपदा ना आ जाए, इसके लिए यह रामधुनी का भी आयोजन करते हैं। यानी अनिष्ट से बचने के लिए, अनिष्ट से बचने के लिए, अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का भी आयोजन किया जाता है। यानी राम नाम का उच्चारण या इसी प्रकार का कोई भजन जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमने देखा ही है कि किस किस प्रकार के विवाह होते हैं, विवाह का क्या स्रोत है, कहाँ पर विवाह होता है। अब हम जानेंगे इनके जो समाज के अंदर जो लोग होते हैं वो किस किस नाम से पुकारे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे इनका जो गाँव का मुखिया होता है, गाँव के मुखिया को ये किस नाम से बुलाते हैं, हम ये देखेंगे कि गाँव का जो मुखिया होता है, गाँव का मुखिया, गांव के मुखिया को ये कहते हैं पटेल, यानी गांव के मुखिया को पटेल के नाम से पुकारा जाता है। फिर आता है कि गांव का जो चौकीदार होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो गांव के चौकीदार को ये कोतवार कहते हैं। यहाँ क्लियर करना, गांव का, यहाँ मुखिया था, मुखिया को पटेल बोला है, अब आ रहा है गांव का चौकीदार, गांव के चौकीदार को ये कहेंगे कोतवार। कहीं पर कोतवाल भी लिखा हुआ दिखेगा आपको और कोतवाल एक ही है, आप लिख सकते हैं। फिर आता है कि जो गांव का मुखिया, गांव का चौकीदार और उसके पश्चात जो पुजारी होता है, जो पूजा पाठ करने वाला होता है। जैसा कि हमने देखा था कि बिल्लों के अंदर गांव में जो पूजा करता है या फिर गांव में जो झाड़ फूक का काम करता था उसको भोपा और भगत के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर गांव में जो पूजा करेगा उसको देबारी के नाम से जाना जाएगा, यानी गांव के पुजारी को ये लोग कहते हैं देबारी, देबारी के नाम से
जाना जाता है। इस प्रकार गांव में अलग अलग पद वाले को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। गांव का मुखिया पटेल के नाम से जाना जाता है, गांव का जो चौकीदार होता है उसको कोतवार कहते हैं, और गांव का जो पुजारी होता है उसको देबारी कहते हैं। यहाँ मैंने विवाह के प्रकार भी दिए हैं, सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह और विधवा विवाह, ये इनके विवाह के प्रचलन हैं। प्राकृतिक स्रोत यानी इनकी जो विवाह होता है किसी न किसी प्राकृतिक स्रोत के समीप किया जाता है, चाहे वो जल स्रोत हो, चाहे तालाब हो या नदी हो, और या फिर कोई आम का वृक्ष हो, क्योंकि ये लोग उस आम के पेड़ को पवित्र मानते हैं। तो जल स्रोत, आम के वृक्ष के नीचे। अब किसी भी प्रकार के अनिष्ट से बचने के लिए ये लोग भी देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, तो वहाँ पर रामधुनी का आयोजन करते हैं। एक बार आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, हमारा जो अगला बिंदु है वो है कि इनके किस सामाजिक जीवन के अंदर ही इनके जो उत्सव है वो किस प्रकार के होते हैं, इनके जो त्यौहार होते हैं और इनके जो धार्मिक विश्वास की जो मान्यताएं होती है वो किस प्रकार की होती है। हम यहाँ देखेंगे इनके उत्सव के बारे में। नृत्य व उत्सव ये जो कुछ भी करते हैं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया था कि इनका जो घर का आगमन होता है, जब गृह प्रवेश होता है तो ये एक उत्सव मनाते हैं। तो उत्सव में और नाचने में ये सभी एक दूसरे का साथ चाहते हैं, यानी साथ साथ करते हैं। नृत्य व उत्सव साथ में मनाते हैं। गोंड पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर, यानी पूर्णिमा की चांदनी रात को इकट्ठे हो जाते हैं और नाचने का और गाने का भरपूर आनंद लेते हैं। यहाँ ये इनका मुख्य उत्सव हो गया, होकर नाचने व गाने का पूरा आनंद लेते हैं। स्त्री व पुरुष जो होते हैं वह दोनों साथ में नृत्य करते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, इनके अंदर जो गाना गाती है, जो गाने जिनके द्वारा गाए जाते हैं उसकी एक विशेष जाति होती है, उस जाति को ये दूलिया जाति के नाम से जाना जाता है। यानी गोंडों की गायक जाति का नाम बताइए, गाना गाने वाली जाति का नाम बताइए, तो उनका नाम है दूलिया गोंड, उनका नाम है दूलिया गोंड। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यह एक गायक जाति के रूप में जानी जाती है, यानी इनका काम होता है गाना गाना। और पहाड़ यहाँ पर एक स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अभी जो पिछली बार 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर गोंड लोगों का निवास क्षेत्र पूछा गया था, तो यहाँ पर इनकी उत्पत्ति के बारे में हमसे पूछा जा सकता है। हुआ ऐसा था, यहाँ एक कथा प्रचलित है कि गोंड जनजाति के जो भगवान थे उनकी माँ ने उनको बेसहारा छोड़ दिया था, उनको ऐसे ही छोड़ दिया था। तब पार्वती माता ने इनको शरण दी थी, पार्वती माता ने इनको शरण दी थी। यहाँ माता का नाम क्लियर कर लेना, याद रखना, माता का नाम है पार्वती माता। इन्होंने गोंडों को शरण दी थी, लेकिन शंभु महादेव ने इनको एक गुफा में कैद कर लिया था, तो उस गुफा से आज़ाद करवाया गया था। पाहेड़ी कपार लिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद ली और इनको आज़ाद करवाया था। ये जब आज़ाद हुए तो अलग अलग वर्गों में से निकले थे, और जो अलग अलग वर्ग के एक एक वर्ग के जो सामान्य व्यक्ति थे वे आपस में एक दूसरे को सगा कहते हैं, यानी ये तो मेरा सगा है। सगे का मतलब है यहाँ पर कि जो अलग अलग वर्गों में जो एक ही वर्ग के दो व्यक्ति हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे, सगा कहलाएंगे, सगा के रूप में जाने गए थे। अब यहाँ पर किन की मदद ली थी? पाहेड़ी कपार लिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से इनको गुफा से क्या करवाया था, आज़ाद करवाया था। यहाँ पर ये लोग पशु बलि तो देते ही हैं, जो अपन ने पहले भी देखा था कि जब ये खेती करते हैं तो भी पशु बलि देते हैं, जब ये घर बनाते हैं तो भी मुर्गे और बत्तख की बलि देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी उल्लेख आया है कि ये लोग नर बलि भी देते हैं, लेकिन वर्तमान में पशु बलि और नर बलि दोनों ही कानून के अवैध हैं, तो इस पे धीरे धीरे कमी आई है। यहाँ पर ये पशु बलि व नर बलि कौन से देवी देवताओं को देते हैं? काली माता व दंतेश्वरी व बड़ा देव को यहाँ पर नर बलि दी जाती है। पशु बलि का तो बताया था कि पशु बलि देते हैं और खुद ही भोजन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। नर बलि जो है वो काली व दंतेश्वरी व बड़ा देव को दी जाती है। ये नर बलि का विशेष ध्यान रखना, वर्तमान में इसके ऊपर निषेध है, यह कानूनन अपराध है। जादू टोने पर ये विश्वास करते हैं, यही पता चल गया इनका जादू टोने का विश्वास कि इनके जब खेती करते हैं तो इनकी मान्यता है कि अगर बलि दी जाएगी तो हमारी जो फसल होगी वो दोगुनी होगी, तो ये अंधविश्वास में भी यकीन करते हैं। इनके जो मुख्य देवता है वो है बड़ा देव,
शंभु महादेव व परसापेन आदि। इनके मुख्य देवता हैं बड़ा देव, शंभु महादेव। अभी मैंने बताया था कि शंभु महादेव ने इनको गुफा में कैद कर लिया था और उसके पश्चात इन्होंने पहाड़ी कपाललिंगम और देवी जंगूबाई की मदद से आज़ाद करने का कार्य किया था। वह परसापेन आदि इनके देवता। इसके अलावा शीतला माता, छोटी माता और अन्य जो उनके आसपास के देवी देवता, उनके जो आदि देवी देवता उनकी भी ये पूजा करते हैं। अब आधुनिक सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो इनके अंदर एक कबाड़ी प्रथा चलती थी। कबाड़ी प्रथा को क्लियर करना, कबाड़ी प्रथा का मतलब होता था कि अगर कोई व्यक्ति किसी से वो किसी भी प्रकार का ऋण ले लेता था और उसको चुका नहीं पाता था तो उसके आने वाले, जिसने ऋण लिया है उसके आने वाली पीढ़ियां उसके यहाँ पर बिना वेतन के कार्य करती थी जब तक कि उसका ऋण पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो उसके यहाँ पर बिना ऋण के, यानी दासता की एक प्रतीक थी। कुल मिला के ऐसा दास जिसको वेतन भी ना दिया जाए उसे कबाड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता था, जिसे धीरे धीरे वर्तमान में कम किया जा रहा है। अब ये आधुनिक पहनावे, आधुनिक सभ्यता और आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए हैं, जिनसे इनकी वेशभूषा में भी परिवर्तन आया है, इनके औजारों में भी परिवर्तन आया है। और जो बल्ली की बात मैंने आपको बताई है कि बल्ली को हमारी सरकार ने कानूनन अवैध घोषित कर दिया, तो अब इस प्रकार की बल्ली इनके प्रचलन में नहीं रही है। इस प्रकार हमने देखा गोंड जनजाति किस प्रकार अपना भरण पोषण करती है, इनके कैसे धार्मिक विचार हैं और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई थी। धन्यवाद।